हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं इस क्लास में भारतीय संविधान। आज हम करेंगे भारतीय संविधान का भाग 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो एक उथल पुथल सी हो गई है भाग 16 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी काफ़ी ईजी आते हैं, तो आपको इस भाग को टारगेट ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस भाग में विशेषताया पिछले कुछ सालों में उथल पुथल हुई है, यानी कि इसमें से जुड़ी भी हैं चीज़ें और इसमें से हटी भी है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। ठीक है। वैसे भी ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स भी नहीं है। ओनली देखिए 330 से लेकर 342 ए तक के आर्टिकल्स हैं, तो ये ज़्यादा बड़े भी पार्ट को कवर नहीं करते हैं और आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी इसमें से बन जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट मिल सकता है। तो आप इस भाग को ज़रूर 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 बार बार में रिवाइज कीजिए और इसको करके जाइए एग्जाम से पहले। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 16। तो भाग 16 जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैसे कि आपको पता है, जो एंग्लो इंडियंस है उसकी बात भी यहाँ पर होती है, तो ये भी विशेष वर्ग हो गया है ना, एंग्लो इंडियंस। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे विशेष वर्ग है। अब इसमें एक और चीज शामिल है, महिला वर्ग। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये विशेष वर्ग से आती है, तो इसीलिए विशेष प्रावधान करता है इन विशेष वर्गों के लिए भाग 16। ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस भी, जो कि 133वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था। राष्ट्रीय आयोगों के बारे में बात करता है कि ये इनको ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ता है इन सारे वर्गों को, बल्कि इनके लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण करने का भी प्रावधान करता है भाग 16। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक करके सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं। और आप जब इन आर्टिकल्स को देखोगे, और इनके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ फैक्ट्स भी इस तरह के डाल दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप इसके साथ इनको पढ़ेंगे तो। ये हालांकि चेंजेबल है, तो जैसे जैसे आप ये क्लासेस पुरानी होती जाएंगी तो इसमें आप जब कभी अपने नोट्स जब आप बनाओ तो इसमें चेंज कर लेना। ठीक है। तो आर्टिकल 330 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 330 बात करता है सीटों के आरक्षण की लोकसभा में, एससी और एसटी के लिए। ठीक है। यानी एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, ये उसकी बात करता है। तो सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है। देखिए, मैंने बिल्कुल क्रक्स या बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर सेंटेंसेस में वर्ड्स चूज किए हैं, जिससे कि आपको अगर नोट्स भी इसके थ्रू बनाने हैं या समझना भी है, दोनों तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो अब ये तो आ गया आपको समझ में कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 में मेंशन है। ठीक है। और इस स्लाइड में भी मैंने उस तरह से ही लिखा है कि जिससे कि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। ठीक है। तो आर्टिकल 330, 330 ए और 331, पहले मैं 330 और 331 एक साथ याद करा करती थी, लेकिन अब इसमें 330 ए भी जुड़ गया है। जैसा कि आपको पता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है, जो कि 106वां अधिनियम है, 106वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2023। ओके, ये यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल 330 बेसिकली बात करता है एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि भाई सीट्स कितनी मिली हुई है अभी फिलहाल। फिलहाल अगर बात की जाए, जो लास्ट हमारी जनसंख्या या जनगणना हुई थी, उसमें एससी को 84 सीट्स देना और एसटी को 47 सीट्स देने का प्रावधान हुआ है आउट ऑफ 543। ठीक है। तो ये सीट्स बढ़ गई है, उनकी जनसंख्या जैसे बढ़ी है तो उनकी सीट्स भी बढ़ गई है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको डबल कर लो। देखो, 7 टू जा 14, तो इसका 1 कैरी मत करना, 4 टू जा 8। तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ, क्योंकि एसटी जो है नंबर्स में कम है तो ये कम है, और एससी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है। एससी का मतलब मैं बार-बार मैं एससी ही बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। हिंदी में लंबा हो जाएगा वर्ड तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो अनुसूचित जाति है एससी, अनुसूचित जनजाति है एसटी। ये आपको पता ही होगा, आई होप सो। अब बात करते हैं आर्टिकल 330 ए। ये इसके साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी लोकसभा की बात होगी। ठीक है। तो 330 ए में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है ये। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन 2023, जिसमें कि 1/3 आरक्षण की बात होगी। यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। इट्स वेरी सैड, पर कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है पहले उस पर अगर बात की जाए वो भी अच्छा है। महिला सशक्तिकरण के कॉन्टेक्स्ट में ये लेकर आए हैं कि 1/3 आरक्षण लोकसभा की जो सीट्स हैं उसमें मिले। ठीक है। या लोकसभा में मिले महिलाओं को। देर आए दुरुस्त आए, हालांकि अभी आए नहीं है, अभी और भी देर लगने वाली है। जो पहली जनगणना होगी इसके बाद, यानी अभी जो भी जनगणना होगी उसके बाद ये अधिनियम लागू होगा। ठीक है। ये ऑलरेडी मैंशनड है। अभी फिलहाल की बात की जाए तो 17 17वीं जो लोकसभा है हमारी अभी, ठीक है, उसमें ओनली 15% भागीदारी है महिलाओं की, जबकि राज्यसभा में 14% ही है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम विधानमंडल की या विधानसभा की बात करें तो और भी इससे कम परसेंटेज में
यहाँ पर उनके मेंबर्स हैं महिलाओं के, ठीक है? तो काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, इसीलिए 1/3 आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। तो 1/3 यानी कि 33%, ठीक है? तो ये 15 से डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो महिलाओं को सीट देंगी, क्योंकि वो आरक्षित होंगी वो सीट्स, ठीक है? जिस तरह से आपने लोकल गवर्नमेंट्स में देखी है ना कि पंचायत देखिए, चाहे आप नगर पालिकाएँ देखिए, या अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रेज़िडेंट हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ की जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिज़र्व्ड है। जैसे अगर दिल्ली की बात की जाए तो वो सुरक्षित सीट्स रोटेशन में होती है। तो यहाँ पर भी रोटेशन में आएँगी ये सारी सीट्स, लेकिन जो प्रावधान है वो 15 वर्षों तक आरक्षण देने की बात हुई है। और ये जो 15 वर्षों तक आरक्षण की बात है, ये फिलहाल के लिए, ये आगे बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि भई ये बिल्कुल स्टैटिक है, ऐसा नहीं, ठीक है? फिर बात आती है आर्टिकल 331। देखिए 330 जो है लोकसभा में एससी-एसटी, और 331 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व, जो कि अब जो है एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन का जो रिज़र्वेशन की बात हुई थी, वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से समाप्त हो गया है, ठीक है? तो ये साल ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है कि किस साल कौन-सा संविधान हुआ, संशोधन हुआ, ठीक है? तो 106वां जो है वो 2023 में, और 104वां जो है 2019 में हुआ था। और 104वें में ही और भी कई चीज़ें ओबीसी से रिलेटेड भी था कुछ इसमें, ठीक है? वो भी हम जानेंगे आगे। तो एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, उनके लिए प्रतिनिधित्व जो था वो समाप्त हो गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रहेगा 330 में एससी-एसटी के लिए प्रावधान था, 331 में एंग्लो इंडियंस के लिए प्रावधान था लोकसभा में रिज़र्वेशन का, पर 331 अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा हट गया, खत्म हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं 332 और 33, ये भी एक साथ आप याद रखिए, ये विधानसभा के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पर महिलाओं का विधानसभा का यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि वो 330 ए में ही मेंशन हो गया था विधानसभा और लोकसभा के लिए महिलाओं का आरक्षण, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभाओं में एससी-एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, 330 में लोकसभा में, ठीक है? 332 में राज्य विधानसभा में एससी-एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, यहाँ पर भी राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में ही। तो आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाओं का सीटों का आरक्षण है, वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, लेकिन एससी-एसटी का जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण है, ठीक है? असम के लिए हालाँकि विशेष प्रावधान है, यानी जो वहाँ के स्वायत्त जिले हैं, तो ऑटोनोमस जो जिले आपको पता ही है ना, उनकी बात हमने की थी। अ, जो अनुसूची 5वीं और 6ठी जो थी, उसमें ये मेंशन्ड है कि असम के लिए विशेष प्रावधान है। तो स्वायत्त जिलों के लिए भी सीट्स रिज़र्व्ड है, ठीक है? तो जो स्वायत्त जिले हैं, उसकी बात हम फिर वैसे मैं कर चुकी हूँ, पर फिर आगे कभी करेंगे। तो स्वायत्त जिले क्या होते हैं? ऑटोनोमस जिले होते हैं, जिन पर जो एक तरह से ये राज्य की जो विधानसभा है, उसमें उसके अंतर्गत यहाँ पर प्रशासन नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति या गवर्नर के थ्रू किया जाता है, ठीक है? आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 बात करता है राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का, ठीक है? उनका रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है, जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो वो यहाँ से भी खत्म हो गया, ठीक है? तो यानी कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अब कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, जो था वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 जो है, वो सीटों का जो आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व हुआ है, वो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। ये एक तरह से डिक्लेरेशन देता है आर्टिकल 334। तो मूल रूप से जो आरक्षण था, वो 10 वर्षों तक था। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन 2019 हुआ, उसमें ये भी मेंशन हुआ कि ये जो अवधि है, ये और बढ़ा दी जाए अगले 10 वर्षों तक के लिए, ठीक है? तो अभी बढ़ाते-बढ़ाते 80 साल हो गए हैं। तो 1950 से लेकर 2030 तक हम आ गए हैं, तो ये प्रावधान जो है अभी भी एज़ इट इज़ वैसे का वैसा है, ठीक है? तो कभी आने वाले टाइम में अगर ये हटेगा ये समाप्त होगी ये अवधि, तो आर्टिकल 334 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? तो इसी में ही चेंज होगा। आर्टिकल 335 बात करता है कि जो सेवाएँ और पद है, यानी कि जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उन पर एससी और एसटी के जो दावे हैं, उनकी बात करता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि ये हमारे आर्टिकल 16 में भी मेंशन है, ठीक है? जो सरकारी जॉब्स हैं उसमें, ठीक है? तो सेवा और पदों पर एससी, एसटी के दावे, वहाँ पर भी रिज़र्वेशन की बात हुई है। तो यहाँ लेकिन बात जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, जो कि पदोन्नति में भी योग्यता अंकों में छूट की बात करता है। यानी कि पहले क्या था, सिर्फ़ आप रिक्रूटमेंट्स में जो रिज़र्वेशंस हैं उनका लाभ ले सकते हैं, जो भी एससी-एसटी के उम्मीदवार हैं, ठीक है? लेकिन 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में ये प्रावधान किया गया कि अगर पदोन्नति में जाना चाहते हैं एससी-एसटी, तो वहाँ पर भी इनको छूट मिलेगी। बाकी के जो कैटेगरीज़ के और लोग हैं, उनसे कम अंक भी हैं अगर इनके, तो भी ये पदोन्नति पा सकते हैं एससी-एसटी,
ठीक है? तो बेसिकली बात यहाँ पर प्रशासन की दक्षता को बनाए रखे जाने के साथ होनी चाहिए। यानी कि कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सीट्स हैं जहाँ पर योग्यता या जो ये नंबर्स जो है या अंक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा, ये भी मेंशन किया हुआ है। यानी कि प्रशासन की जो दक्षता को बनाए रखे जाने के साथ-साथ दोनों चीज़ें यानी कि एक-दूसरे के साथ हालाँकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट फिर भी कुछ नंबर से कुछ नहीं होता है, ये बात बताना चाहते हैं। योग्यता का अंकों के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई संबंध हो, तो ये बात भी दर्शाना चाहता है। लेकिन योग्यता इम्पोर्टेंट हो जाती है, दक्षता इम्पोर्टेंट हो जाती है, तभी पदोन्नति मिलनी चाहिए, ये भी ये बात दर्शाती है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई अगर हम एक सीधे से एग्ज़ाम्पल से समझें, कि स्कूल में अगर कोई बच्चा है, वो स्टूडियस नहीं है ज़्यादा, ठीक है? स्टूडियस नहीं है, लेकिन वो बाकी के जो क्षेत्र है, उसमें बड़ा अच्छा है, ठीक है? तो कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडियस होना इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, यानी कि अंक आने इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका ऑब्ज़र्वेशन स्किल हो सकता है कुछ, है ना? ज़रूरी नहीं कि अंक या उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स हैं, यानी कि उसकी बाकी की स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, तो उसके आधार पर उसको किसी अन्य क्षेत्र में चूज़ किया जा सकता है। तो सेम यहाँ पर, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान था, ठीक है? तो एंग्लो इंडियन के लिए ये एज़ इट इज़ ही है अभी भी, इसको नहीं हटाया गया है। कभी आप ये सोचो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियंस के रिज़र्वेशंस को हटा दिया गया है। वो सिर्फ़ लोकसभा या विधानसभा में हटाया गया है, ठीक है? वहाँ पर रिज़र्वेशंस या वहाँ पर उनको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 336 में ऐसा प्रावधान नहीं हुआ है। यहाँ एज़ इट इज़ रेलवे, सीमा शुल्क, डाकतार वगैरह के जो जॉब्स हैं, वहाँ पर आरक्षित है उनकी सीट्स, ठीक है? तो जितना भी लागू था पहले संविधान के पहले, यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो सीट्स उनको दी गई थी, वही सेम सीट्स अभी भी उनको इस आर्टिकल के द्वारा प्राप्त है। ओके? तो नेक्स्ट आर्टिकल है 337 जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में प्रावधान करता है। यानी कि जो शैक्षिक उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें अनुदान देने का संबंध इस आर्टिकल में मेंशन है। यानी सरकार जो है शैक्षिक अनुदान उनको प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 338। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करता है। यहाँ पे यानी कि जो एससी कमीशन है, ठीक है? एनएससी, ठीक है? एनएससीसी, ठीक है? नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। इसकी जो नियुक्ति है वो प्रेज़िडेंट करते हैं। इसमें 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर आयोग मेंशन हुए ना तो उनकी यही संरचना होगी कि 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जो करंट अध्यक्ष है इस आयोग के वो हैं श्री किशोर मकवाना, ठीक है? आपको ध्यान रखना है मकवाना, श्री किशोर मकवाना एससी अ, या अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो मेन-मेन कार्य है, मुख्य-मुख्य कार्य है वो है शिकायतों की जाँच करना, कोई भी जैसे आपने सुना होगा ना कि या तो आप वर्क प्लेस पे नहीं हैं, तो भी अगर आपने किसी को कोई अनुचित शब्द कह दिया है अनुसूचित जाति के लोगों को, तो उनकी शिकायतें जो है वो इसी तरह के आयोग में जाती है, ठीक है? इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास की कार्य योजना यानी जो ये वर्ग है हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है हमारे देश का तो उसकी आर्थिक सामाजिक विकास की जो कार्य योजना है वो ये आयोग बनाता है या सलाह दे सकता है सरकार को कोई पॉलिसी जब बन रही है उनके लिए तो उनके लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट होना चाहिए क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उस पॉलिसी के अंदर या उस विधेयक स्पेशल कोई विधेयक आ रहा है तो उसके अंदर तो वो सारी जो सलाह मशविरा या मत जो है वो ये प्रोवाइड करता है आयोग ठीक है 200 2004 में अस्तित्व में आया था ये, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये बना कब था 2004 में, ठीक है? इससे पहले बेसिकली जो आयोग था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग वो एक ही था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये अलग कब हुआ 2004 में। तो 2004 में अस्तित्व में आया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसमें इसकी संरचना में 5 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में वो है श्री किशोर मकवाना और इसके जो कार्य मुख्य है वो शिकायतों की जाँच करना, आर्थिक सामाजिक विकास की कार्य योजना या सरकार को सलाह देना, मशवरा देना और अस्तित्व में आया था 2004 में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यही आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पीसीएस में तो नहीं आता भई इससे ज़्यादा, ठीक है? तो आपको बस इसी में उलझा कर रखनी है कि अध्यक्ष कौन है, इसकी संरचना किस तरह की है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सारे कार्य हैं और ये कब अस्तित्व में आया, ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है? तो कई बार जो कार्य है उसमें भी आपको ना कन्फ्यूज़ करा सकती है स्टेटमेंट, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली कार्य जिस वर्ग का आयोग होगा, उसी वर्ग की बात करेगा वो, ठीक है?
अब बात करते हैं आर्टिकल 338 ए। जैसे कि मैंने बताया कि 338 में पहले 2004 से पहले या 2003 जब 89वां संविधान संशोधन आया था 2003, उससे पहले जो था वो दोनों वर्गों के लिए सेम ही आयोग था, ठीक है? फिर आया 89, 80, 79, 79, 80, 89 सॉरी 89 हुआ या 89वां संविधान संशोधन 2003 ये आया, उससे पहले ये एक ही था, उसके बाद ये भी बना और 2004 में जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, वो अस्तित्व में आया था, ठीक है? देखिए, इसकी जो संरचना है वो भी सेम है, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ये भी प्रेज़िडेंट नियुक्त करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सेम है। अध्यक्ष जो हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, वहाँ पर थे श्री किशोर मकवाना जी, यहाँ पर है अंतर सिंह आर्य जी, ठीक है? श्री अंतर सिंह आर्य, देखिए अंतर लेकर आएगा ये आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग इसीलिए और क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, वो काफ़ी हमसे डिफरेंट भी है, तो आप इस तरह से भी इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हैं, ठीक है? और ये काम क्या करता है? नीतिगत परामर्श। जिस तरह का कार्य अनुसूचित जाति आयोग का है, उसी तरह का इसका है सेम, यानी कि सलाह प्रोवाइड करना या सलाह देना अगर कोई विशेष विधेयक या विशेष पॉलिसी बनने वाली है इस वर्ग के बारे में, तो नीतिगत परामर्श के लिए आयोग से अ, परामर्श लिया जा सकता है या आयोग से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 338 बी, जो कि नया जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जुड़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनओबीसी, ठीक है? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है? ये नहीं है, इसकी फुल फॉर्म कुछ और है इंग्लिश में। चलिए बट आप ये याद रखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें भी सेम संरचना है इसके आयोग की, अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, ठीक है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है? तो जो अध्यक्ष हैं वो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है? श्री लिख देती हूँ मैं यहाँ पे हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है? तो ये अध्यक्ष है। इसके अलावा जो इसकी फुल फॉर्म है ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है यानी कि एनसीबीसीआई, ठीक है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री हंसराज गंगाराम अहीर और ये अस्तित्व में आया 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के बाद और इस आयोग की जो संरचना है वो सेम है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। तो देखिए, अगर आपको बहुत ही डीप में जाना है तो उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी याद रख सकते हो आप, ठीक है? हालाँकि मुझे लगा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये इतनी एक्स्ट्रा अगर इतना डीप में जाओगे तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भूल जाओगे आप। तो इसलिए सिर्फ़ अध्यक्ष पर आप कॉन्सन्ट्रेट करो, ये आ सकता है। देखिए, अहीर से आप कैसे एसोसिएट करते हो? देखिए, जो अहीर जाति है ना वो आती है यादवों में, ठीक है? तो यादव जाति के लिए अहीर यूज़ होता है और क्योंकि यादव ओबीसी है, ठीक है? तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे अंतर को आपने एसोसिएट कर लिया क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं ट्राइबल एरिया के लोग हमसे, तो इसलिए अंतर। यहाँ पर ओबीसी होते हैं अहीर, तो अहीर के साथ आप यादव का जोड़ के और ओबीसी में आप यहाँ याद रख सकते हो। इस तरह से संलग्नता जो है या एसोसिएशन है, वो आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है? याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से ये एक बेस्ट तरीका है। उसके बाद है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेज़िडेंट, सेम सभी जितने भी आयोग हैं, उन सब के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो प्रेज़िडेंट के द्वारा होती है, ठीक है? और जो रिपोर्ट पेश होती है ना, जितने भी आयोग हैं, वो सारे के सारे जो रिपोर्ट है, वो प्रेज़िडेंट को पेश करेंगे और प्रेज़िडेंट के द्वारा सदन में पेश होंगी उनकी रिपोर्ट्स, ठीक है? और हर वर्ष होगा ये। ये हर वर्ष का काम है, हर वर्ष की रिपोर्ट देंगे सारे आयोग, चाहे कोई से भी आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ठीक है? ये सारे के सारे आयोग प्रतिवर्ष प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट देंगे और प्रतिवर्ष प्रेज़िडेंट जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, उनको सदन में पेश करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने मेंशन अलग-अलग में नहीं किया, एक जगह यहाँ पे कर दिया तो आपको ध्यान रखना है। ये भी परामर्श देंगे। देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आयोग हैं, इनका दायित्व है परामर्श देना, मत देना, ठीक है? अपना ओपिनियन देना, सलाह देना। लेकिन उसको मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जभी भी आप सब्जेक्टिव पार्ट करो या स्टेटमेंट को देखो तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। बेशक ये सलाहकारी आयोग है, सलाहकारी अथॉरिटीज़ है इनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है इनके सलाह को मानती है। 99% सलाह मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं उस विशेष वर्ग के अ, ज़रूरतों को, ठीक है? कि वो चाहती क्या है। तो
अगर सरकार को बने रहना है और या सरकार को रिस्पॉन्सिबल दिखना है, तो वो अपनाएगी, इनकी जो सलाह है उनको मानेगी, ठीक है? तो एक तरह से नैतिक दायित्व भी बन जाता है सरकार का कि वो इन आयोगों की सलाह को माने। सिरे से इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा है या मानने के लिए तैयार नहीं है या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है सरकार को, तो उस पर बातचीत होती है, ठीक है? लेकिन सिरे से इनकार नहीं कर सकती, ओके? तो यहाँ पर भी जो ओबीसी आयोग है, यानी कि एनसीवीसी है, वो क्या करेगा, ओबीसी वर्ग के बारे में बात करेगा। संघ व राज्य सरकार को परामर्श देगा नीतिगत विषयों पर और ये अनिवार्य परामर्श है, ठीक है? तो परामर्श ओबीसी से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो कोई कोई भी माँगा जाएगा अगर आयोग से, तो उसको ज़रूरी देना पड़ेगा परामर्श। ये आयोग मना नहीं कर सकते अपनी सलाह देने से कि अगर प्रेसिडेंट इनसे कोई सलाह माँग रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर वर्ग से या वर्ग के लिए ही ये आयोग बने हैं, तो उनको सलाह देना ज़रूरी हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 339 की। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के बारे में बात करता है। यानी जितनी भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय हैं, उन पर जो या उनके जो क्षेत्र हैं, उन पर जो प्रशासन करने के लिए जो भी प्रेज़िडेंट निर्धारण करते हैं, जो नियम बनाते हैं, उन पर संघ का नियंत्रण है। एक तरह से मतलब प्रेज़िडेंट यानी कि संघ, ठीक है? तो प्रेज़िडेंट के थ्रू होता है वहाँ पर प्रशासन हो या उनसे रिलेटेड कोई उनके भले के लिए कोई नीति निर्माण करना हो। तो ये सब कहाँ से नियमित होता है? संघ के द्वारा, प्रेज़िडेंट के द्वारा और यहाँ तक कि वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए प्रेज़िडेंट आयोग की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है? तो ये आर्टिकल 339 में मेंशन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 340। अच्छा ये वाले आयोग अलग है। ये पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है? ये वो आयोग जो है एससी, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए वो तो बनाए हुए हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आर्टिकल 339 एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए भी आयोग की नियुक्ति प्रेज़िडेंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है आर्टिकल 338 और 39 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 340 की। आर्टिकल 340 बात करता है जो हमारे ओबीसी वर्ग है, उनकी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो स्थिति है, किस तरह की स्थिति है, पावरफुल है या कमज़ोर है या किस क्षेत्र में वो पीछे हो गए हैं, कहाँ पर उनको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जाँच के लिए आयोग की नियुक्ति प्रेज़िडेंट कर सकते हैं। और वो जो आयोग की जो नियुक्ति है, वो जिस तरह से आयोग बनेगा और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा प्रेज़िडेंट के थ्रू संसद के सामने प्रेज़िडेंट पेश करेंगे, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पीछे हमने आयोग देखे हैं उसी तरह से प्रेज़िडेंट यहाँ पर भी आयोग की नियुक्ति करेगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति की जाँच के लिए और किन की स्थिति? पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति। यहाँ पे पिछड़े वर्ग है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 341 आर्टिकल 341 बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, ठीक है? अनुसूचित जातियाँ, ठीक है? अनुसूचित ध्यान रखना, जनजातियाँ नहीं है यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ है। तो इनकी जो घोषणा है कि कौन-कौन सी जाति उस लिस्ट के अंदर शामिल होगी या बाहर हो जाएँगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, अगर आपने देखी होगी वो लिस्ट एक पर्टिकुलर 2 तरह की लिस्ट आपने देखी होगी, एक केंद्र सरकार की लिस्ट होती है, ठीक है? और एक होती है राज्य सरकार की, ठीक है? लिस्ट। तो जो केंद्रीय नौकरियों में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिस तरह की जो सीट्स होती हैं इन विशेष वर्गों के लिए, वो इस लिस्ट के अंदर वो आते हैं या नहीं आते हैं, उन्हीं को ही वो प्रोवाइड की जाएगी, उन्हीं को ही दी जाएगी, ठीक है? राज्य की लिस्ट अलग हो सकती है, जैसे कि कुछ अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ यूटी यानी कि केंद्र, ठीक है? यूटी। तो यहाँ पे अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली में जो जाट हैं, जाट वर्ग है, वो ओबीसी में आते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली में कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट की कोई जॉब निकलेगी, ठीक है? या फिर दिल्ली के जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है? या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी ओबीसी को जाट को ओबीसी मानकर उनको सीट्स मिल जाएँगी, ठीक है? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जाट जो है वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसी तरह और भी बहुत सारे जो वर्ग है वो इस लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। केंद्र की बात की जाए तो प्रेज़िडेंट डिसाइड करेंगे और अगर राज्य की लिस्ट की बात की जाए तो गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो उनकी सलाह पर घोषणा होती है या तो किसी अ, हालाँकि हमारे देश में अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई बाहर कर दी है इस लिस्ट से कोई जाति तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन शामिल ज़रूर की गई है कई सारी, ठीक है? फिर आता है आर्टिकल 342 आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों के लिए देखिए 341 है अनुसूचित जाति आर्टिकल 342 है अनुसूचित जनजातियां ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी आर्टिकल की बात करें आगे पीछे कैसे आएंगे सीक्वेंस में पहले आएगी अनुसूचित जाति फिर आता है अनुसूचित जनजाति ठीक है जब हमने आयोग की बात की तभी भी पहले जाति आया था अनुसूचित जाति फिर अनुसूचित जनजाति आई थी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति ठीक है तो इसमें 342 एक में प्रेसिडेंट को अधिसूचना का अधिकार है स्टेट और यूटी में ठीक है स्टेट और यूटी में अधिसूचना का जो अधिकार है
वो प्रेसिडेंट को है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइब्स का जो है वो अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट का, ठीक है? प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह पर ये डिसाइड करते हैं, लिस्ट में संशोधन या शामिल जो भी कुछ करना है, बाहर करना है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह पर इसमें डालते हैं, स्टेट हो या यूटी हो, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 342 ए की। 342 ए काफी क्रूशियल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है? इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक रूप से, यहाँ पर आर्थिक का मेंशन ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है, चाहे आर्थिक रूप से वो कितने भी ज्यादा एक तरह से देखो, ईडब्ल्यूएस में तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, ठीक है? उसमें आपको आर्थिक चीज देखनी है। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन है किसी भी वर्ग के लिए, वहां पर आर्थिक शब्द है ही नहीं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसी को आपने ओड वन आउट करना है, ठीक है? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा ये जोड़ा गया था। एक और क्या जोड़ा गया था? आयोग जोड़ा गया था, एनसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है? वो भी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया, और ये भी क्योंकि ये भी पिछड़े वर्ग से संबंधित रखता है, और इसीलिए 342 ए में मेंशन है, ठीक है? यहाँ पर भी एक लिस्ट की बात होगी, क्योंकि देखिए 341 और 42 में क्या हुआ, लिस्ट की बात हुई है, तो ये 342 ए में भी लिस्ट की बात होगी कि प्रत्येक राज्य यूटी को अपनी सूची बनाने का अधिकार है। यहाँ पर जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्य और यूटी को स्वयं, ठीक है? जो कि केंद्र से भिन्न हो सकती है, जो केंद्र की जो सूची है, जो पिछड़े वर्ग की सूची है, वो उससे भिन्न हो सकती है, ये हमने बात की थी ना। देखिए, एससी और एसटी की जो सूची है वो भिन्न नहीं हो सकती, ठीक है? केंद्र और राज्य में सेम रहेगी, ठीक है? लेकिन जो ओबीसी या पिछड़े वर्ग की जो सूची है वो डिफरेंट हो सकती है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया दिल्ली का, जाट का, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 342 ए में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य की जो सूची है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो डिफरेंट हो सकता है, और ये 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है। और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात यहाँ हुई है, आर्थिक शब्द यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है सूची निर्दिष्ट करने की, वर्गों की पहचान के लिए। यानी जो ये केंद्र में जो सूची यहाँ पर ओबीसी की आएगी लिस्ट में, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं भाई, उसको प्रमोट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो ये एक जो हमारा वर्ग है या जो ये जाति है, इसको आप इसमें केंद्र में शामिल कर लीजिए। अब केंद्र में शामिल करने का जो अधिकार है वो किसका है? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, ठीक है? लेकिन राज्य में जो है वो गवर्नर खुद कर सकते हैं, ठीक है? तो मोस्टली आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास काफी आई थिंक ब्रिलियंट रही, सारी चीजें जो है काफी फैक्ट्स यहाँ पर हमने देखे, ठीक है? और एक सेकेंड, ये वापस से, चलिए, तो अभी क्लास तो हो ही गई है खत्म, अब तो ये टेक्निकल इशू आ गया है इसमें, ये तो मैं बाद में देख लूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को क्लास के साथ जारी रखिएगा, और हो सके तो आप इसको सेवरल टाइम या मैनी टाइम्स जो है रिवाइज कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें इस पार्ट में फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, ठीक है? फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्लियरिटी की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में सिर्फ आपको देखना है उसकी जो कार्य है वो क्या हो सकते हैं, सलाह किसको मिल सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केंद्र से रिलेटेड जो सलाह है, मशवरे है, वो प्रेसिडेंट रखेंगे सदन के सामने, इनकी जो रिपोर्ट्स है कमीशन की, ठीक है? और गवर्नर के क्या काम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा बस इतना सा ही है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 17 स्टार्ट, और पार्ट 17 आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? भाषा का पार्ट है। तो ये कुछ ऐसे भाग हैं या पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको कम रेलेवेंस मिला है वैसे तो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इनमें इंटरेस्ट नहीं आता इतना ज्यादा ना। तो जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बच्चे ज्यादातर गलत करके आते हैं। अभी मैंने पार्ट 16 की बात की, इसमें भी गलत करते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट चीजें हैं वो ध्यान में नहीं रखते, अध्यक्ष को ध्यान नहीं रखते, कौन कौन से आयोग आए हैं, किस तरह की चीजें, उनको लगता है ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, इनको क्या ही याद करेंगे, इनको देख लेंगे, तो वो देखते ही नहीं है लास्ट तक। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये आपको एक तरह से प्लेट में सजाकर जो क्वेश्चंस मिलते हैं, ये उस तरह के क्वेश्चंस है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।